नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसी क्लासेस में। दोस्तों आज यहाँ पर हम टॉप 20 MCQ क्वेश्चंस लेके आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आए हैं, ऑल हिंदी व्याकरण टॉपिक्स को लेकर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से हल करना है दोस्तों, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। अ व्यक्तिवाचक संज्ञा, ब जातिवाचक संज्ञा, स विशेषण, द समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, गांधी शब्द, यहाँ गांधी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्यक्तिवाचक के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, या पूरे ग्रुप के लिए, समूह के लिए, या विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ गांधी का मतलब आपको पता है, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपिता किसे कहा गया है? महात्मा गांधी को कहा गया है। अर्थात यहाँ पर संपूर्ण परिवार की बात नहीं की गई है, गांधी परिवार की बात नहीं की गई है। तो गांधी किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए लिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिएगा, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो दोस्तों सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा हमें देखनी है। अ परायापन, ब अपनापन, स नैतिकता, द सामाजिकता। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है सर्वनाम। सर्वनाम तो हमें पहले बात प्रत्यय हटाकर सर्वनाम ढूंढना है दोस्तों। अब यहाँ देखिएगा परायापन, तो पराया यहाँ पर मूल शब्द है और पन प्रत्यय लगाया है, तो पराया क्या है? आपका विशेषण पद है, तो आपका ये नहीं होगा दोस्तों। नैतिकता, नैतिक, नैतिक क्या है? विशेषण पद है और ता प्रत्यय लगाया है और भाववाचक बनाया है, तो नैतिक विशेषण पद होने के कारण यहाँ पर भी आपके सर्वनाम नहीं है दोस्तों। अब यहाँ देखिएगा अपनापन, तो यहाँ अपना क्या है? अपना निजवाचक सर्वनाम है दोस्तों, है ना। अपना निजवाचक सर्वनाम है, इसका मतलब सर्वनाम से भाववाचक कौन सा बना है? अपनापन। द देख लीजिए सामाजिकता, तो यहाँ सामाजिक, सामाजिक विशेषण है, समाज आपके संज्ञा है दोस्तों, तो सामाजिकता किससे बनी है? विशेषण से बनी है। सामाजिक में ता प्रत्यय लगाया है, सामाजिक आपका विशेषण पद है और समाज आपके संज्ञा पद है, जातिवाचक संज्ञा। ता प्रत्यय लगाया तो हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। तो हमारा प्रश्न था इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो अपनापन में क्या है दोस्तों? सर्वनाम है। अपना सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है। तो देखिएगा अ अकर्मक क्रिया है, ब जातिवाचक संज्ञा है, स गुणवाचक विशेषण है, या फिर आपकी भाववाचक संज्ञा है। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा विश्वास शब्द जो है इसके बारे में बात की जा रही है कि विश्वास शब्द जो है ये क्या है। तो यहाँ पर हमने कहा कि विश्वास शब्द जो है दोस्तों ये किसी क्रिया की बात नहीं की जा रही है, इसका मतलब ये क्रिया नहीं होगी। यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध नहीं हो रहा है। आप सोचिएगा किसी पर्टिकुलर किसी वर्ग की बात कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, है ना। किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं क्या? किसी व्यक्ति का नाम है क्या? किसी वस्तु का नाम है क्या? विश्वास नहीं। यहाँ पर विश्वास किसकी बात कर रहे हैं? भाव की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ जहां देखा नहीं जा सकता विश्वास को, क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसका मतलब जब आप देख नहीं सकते हैं तो ये आपकी कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो दोस्तों विश्वास शब्द जो है, झूठा आदमी विश्वास का विश्वास के योग्य नहीं होता है, इसमें विश्वास शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है, तो अब यहाँ सेना संज्ञा कौन सी होगी? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। अ जातिवाचक संज्ञा, ब समुदायवाचक संज्ञा, स भाववाचक संज्ञा और द व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा हमारी होगी दोस्तों सेना शब्द में?
सेना संज्ञा कौन सी होगी? तो देखिए दोस्तों, सेना संज्ञा जो है आपकी किसका बोध करा रही है? समूह का बोध करा रही है ना? तो वहां पर आपके कौन सा होना चाहिए? समुदाय वाचक होगा। वैसे तो आपका समुदाय वाचक होगा। यदि समुदाय वाचक ऑप्शन में नहीं होता दोस्तों, तब हम किस में लगाते? जातिवाचक के अंतर्गत लगाते। लेकिन अभी यहाँ समुदाय वाचक है, तो जातिवाचक का ही उपभेद है समुदाय वाचक। यदि यहाँ पर समुदाय वाचक नहीं होता, तब हम इसे जातिवाचक के अंतर्गत लगाते। समझ में आई? अब यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा है, पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, इसलिए समुदाय वाचक लगाया। भाव, हम सेना को देख सकते हैं, इसका मतलब ये भाव भी नहीं है, अमूर्त नहीं है, इसका मतलब आपके भाववाचक संज्ञा भी नहीं है। तो कौन सा हुआ? समुदायवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है? दोस्तों अब क्या पूछ रहा है? जातिवाचक से यहाँ पूछ रहा है जातिवाचक से कौन सा पूछ रहा है? भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा निकालनी है हमें, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप जातिवाचक निकाल रहे हैं तो आप प्रत्यय को हटाकर देखेंगे, क्योंकि भाववाचक संज्ञा जो है वो प्रत्यय लगाकर बनती है। यहाँ देखिएगा, और कुछ मूल भी होती है, कुछ यौगिक होती है। अब यहाँ देखेंगे माधुर्य, इसमें मधुर क्या है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। अ लड़कपन, ब अपनापन, स माधुर्य, द लिखावट। अब दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लड़कपन, तो इसमें कहाँ लगा है? लड़का धन पन, लड़कपन बना। अपना धन पन, अपनापन बना। मधुर धन य, माधुर्य बना। लिख धन आवट, लिखावट बना। तो हमें जातिवाचक संज्ञा चाहिए दोस्तों। अब देखिए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। वैसे आपका ये जो लड़का धनपन है, अब लड़का संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका मतलब आपके जातिवाचक से भाववाचक कौन सा बना है? लड़कपन बना है। लड़का में कौन सा भाव होता है? लड़कपन का। अब बात करें कि ये और ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, तो देखिए अपना क्या है? सर्वनाम है, तो सर्वनाम से भाव बना है, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मधुर में जो है यह प्रत्यय लगा और माधुर्य बना है, यहाँ मधुर शब्द क्या है? विशेषण है, तो यह आपका नहीं हो सकता। लिखावट, तो लिखना क्या होती है? क्रिया होती है, तो ये क्रिया से भाववाचक बनी है, इसका मतलब यहाँ ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो जातिवाचक से जो बना है दोस्तों वो है लड़कपन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, किस वाक्यांश में मध्यम पुरुष का प्रयोग है? दोस्तों यहाँ पे आप पूछ रहा है मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया गया है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों एक बार। मैंने व आपसे कहा था कि वे लोग अपने अपने घर चले गए। पूरा एक वाक्य है, मैंने आपसे कहा था कि वे लोग अपने अपने घर चले गए। इसमें मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? देखिए दोस्तों यहाँ कौन कौन से सर्वनाम है ये भी देख लेते हैं एक बार। देखिए एक यहाँ पर हमने लिया मैंने सर्वनाम, एक आप देखते हैं आपसे, एक आपने देखा वे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 सर्वनाम हम देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने सर्वनाम किसके लिए लेते हैं? उत्तम पुरुष, कहने वाला वक्ता स्वयं के लिए लेता है। इसका मतलब यहाँ पर आपका ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ये नहीं होगा। आपको केवल मध्यम पुरुष देखना है। कौन सा देखना है? मध्यम पुरुष। आपसे कहा था कि, तो सामने वाले को कह रहे हैं हम यहाँ पर कि आपसे कहा था, तो सामने वाला अर्थात सुनने वाला श्रोता मध्यम पुरुष होता है। तो आपका ऑप्शन जो उत्तर जो है वो आपसे अर्थात ब वाला जो है ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा है? आपसे। यहाँ बात करें वे, तो दोस्तों वे लोग अर्थात ये अन्य पुरुष सर्वनाम है, अपने अपने घर चले गए। तो यहाँ पर भी आपके निजवाचक सर्वनाम है, अपने अपने घर चले गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर, तो आपका ये ऑप्शन ब सही होगा, आपसे कहा था कि, तो आपसे में आपके मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 7, वह स्वतः ही जान जाएगा मैं स्वतः सर्वनाम में स्वतः सर्वनाम है। तो बताइएगा स्वतः सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है?
अ पुरुषवाचक सर्वनाम, ब निजवाचक सर्वनाम, स संबंधवाचक सर्वनाम, द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो स्वतः शब्द जो है वो कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? अब यहां पर देखें तो वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः ही जान जाएगा। तो यहां पर दोस्तों स्वतः का प्रयोग किसके लिए किया है? निजवाचक सर्वनाम के लिए किया है, खुद के लिए किया है, इसका मतलब निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा स्वतः। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आता है। यहाँ पे अगर वह की बात करते तब यह आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाता, लेकिन यहाँ स्वतः की बात की जा रही है तो स्वतः आपके निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगर आप बात करें संबंधवाचक, तो संबंधवाचक में जो, सो, जितना, उतना, ये सब सर्वनाम आते हैं। जोड़े वाले जो सर्वनाम है वो आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें आपके दो ही आते हैं, कोई और कुछ, दो सर्वनाम इसमें आते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है, तो अंडरलाइन कौन सा पद किया हुआ है? आपने। अब यहाँ पर देखना है दोस्तों आपने कौन सा सर्वनाम है। देखिए आपने का प्रयोग दोस्तों हम मध्यम पुरुष में भी करते हैं, हम निजवाचक में भी करते हैं और अन्य पुरुष में भी इसका प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में आप सामने वाले के लिए करते हैं आपका प्रयोग, निजवाचक में आपका प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं, और अन्य पुरुष में जब आदर सूचक किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तब वहां पर आप किसके लिए लेते हैं? आपका प्रयोग अन्य पुरुष के लिए भी लेते हैं। संबंधवाचक में आपका प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, संबंधवाचक आपके कट जाएगा। तो 3 आपके रह रहा है, तो अब 3 में से कौन सा होना चाहिए? मध्यम पुरुष, निजवाचक सर्वनाम या अन्य पुरुष सर्वनाम होगा, क्योंकि संबंधवाचक में तो आपके जो, सो, इतना, उतना, जैसा, तैसा, जैसी, वैसी, इन सर्वनामों का प्रयोग होगा। तो मध्यम पुरुष, देखिए मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए लेंगे, मतलब सुनने वाले के लिए। आप सामने वाले के लिए जब लेते हैं तब मध्यम पुरुष होगा। जैसे हमने कहा आप चाय पियोगे, तो दोस्तों यह सामने वाले के लिए लिया, लेकिन यहाँ पर आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो यहाँ आपके जो नेहरू जी है वो आपके सामने नहीं है, ठीक है। यहाँ हम आदर सूचक में ले रहे हैं दोस्तों, अर्थात नेहरू जी स्वयं ये वाक्य नहीं कह रहे, इसका मतलब निजवाचक सर्वनाम भी यहाँ पर नहीं होगा। यदि ये स्वयं के लिए लिया जाता तो निजवाचक सर्वनाम होता, सामने वाले के लिए लिया जाता तब मध्यम पुरुष होता, लेकिन ये आदर्श सूचक के लिए अन्य व्यक्ति के लिए ले रहे हैं, इसका मतलब अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। चलिए इसी वाक्य में यदि दोस्तों अगर पूछा जाए नेहरू जी जो है ये कौन सा सर्वनाम है, तो नेहरू जी किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है अक्षौहिणी। अक्षौहिणी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन देखिए, अक्षधन ओहिणी, अक्षधन उहिणी, अक्षधन ओहिनी, अक्षधन उहिनी। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? अक्षौहिणी, है ना। ये सेना के जो माप होते हैं उसके लिए लिया जाता है। महाभारत काल से अक्षौहिणी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा अक्षौहिणी जो है ये अपवाद है। ये किसका अपवाद है ये भी बता देते हैं दोस्तों। ये आपके गुण संधि का अपवाद है। कौन सी संधि का? गुण संधि का अपवाद शब्द है, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपके संधि विच्छेद में तो आपके गुण संधि दिखाई देगा, लेकिन आप जब जोड़ देखेंगे तो यहाँ देखिए औ दो मात्राएं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ वृद्धि संधि है। तो यहाँ गुण संधि नहीं है, क्योंकि गुण संधि का क्या है ये दोस्तों? अपवाद है। चलिए तो अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा? अक्षधन ओहिणी, अक्षधन उहिणी, अक्षधन ओहिनी या अक्षधन उहिनी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो ऑप्शन है द आपका सही होगा, अक्षधन उहिनी होता है। यहाँ अ और उ, यहाँ पर ओ औ बनता है। क्या बनता है? औ का निर्माण करते हैं। किसका?
अब बात करेंगे कि मैम फिर आपके ये जो नी है इसको नी क्यों हो गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप री र श का प्रयोग करते हैं, अब यहाँ जो ये श्र है, शस्य क्षत्रिय जो है ये कै और शस्य षटकोण से बना है, मूर्धन्य श से, इसलिए जो न है ये णे में बदल जाएगा, अर्थात णत्व में बदल जाएगा और रूप बनेगा अक्षोहिणी। तो अक्ष धन उहिनी बनता है अक्षोहिणी। संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, स्त्री धन उचित शब्दों का संधि करने पर शब्द बनेगा। फटाफट बताइएगा। अ स्त्रियोचित, ब स्त्रियोचित, स स्त्रियोचित, द स्त्रियोचित। कौन सा सही होगा दोस्तों? स्त्री धन उचित, ज्यादातर आप लोगों का जो होता है कि मैम स्त्रियोचित होगा। कौन सा होगा? अ। ज्यादातर बच्चे यही लगा के आते हैं, लेकिन ये क्या है दोस्तों? गलत है। याद रखिएगा, स्त्री धन यहाँ पर ई है, ई के बाद असमान स्वर है, यहाँ पर संधि लगती है यण संधि। कौन सी संधि रहेगी? पहली बात तो यण संधि रहेगी। अब दोस्तों यण संधि में ई के स्थान पर हम क्या लाएंगे? ई के स्थान पे हम आधा य लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? आधा य लेके आएंगे। अब याद रखिएगा, जब आप आधा य लेके आएंगे, ई को निकाल लेंगे, तो ये जो त्र है दोस्तों वो कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। और स पहले से ही क्या है आपका? आधा है। ठीक है। आगे वाला जो स्वर है, उचित का जो स्वर है उ, ये जैसा का तैसा रहेगा दोस्तों। अब ये जो उ है हम ये किसको देंगे? या को देंगे और रूप बनेगा स्त्रियोचित। तो यहाँ जो आपके द ऑप्शन जो है दोस्तों वह आपके एकदम सही होगा। समझ में आई दोस्तों? तो स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित नहीं होता है, कौन सा होता है? स्त्रियोचित। ये आपका एकदम सही होगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए यह बड़े ऊ की मात्रा है, तो हमारे पास उचित में कौन सा है? छोटा ऊ है, तो हम बड़ा ऊ कहाँ से देंगे? अब आपके पास ओचित तो था नहीं, जो आपने यहाँ पर ओ लगाया, तो ओ भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए त्र, त्र पूरा है और यहाँ पर ओ भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो स्त्री धन उचित आपके कौन सा सही होगा? स्त्रियोचित सही होगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? अब आपको कु उपसर्ग रहित शब्द देखना है। अ कुरूप, ब कुशल, स कुकर्म, द कुचाल। दोस्तों जब भी आप उपसर्ग करते हैं तो उपसर्ग में दोस्तों पहले आप लोग मूल शब्द को अलग कर लीजिए। ठीक है? और मूल शब्द का खुद का कोई अर्थ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ कुरूप का अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ कुधन रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर रूप का खुद का कोई अर्थ है। अब यहाँ कुधन शल करते हैं तो शल का कोई अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है, अर्थात कुशल पूरा खुद शब्द है ना? तो यहाँ पर जो कु उपसर्ग नहीं है वो कुशल में ही नहीं है, क्योंकि कुशल एक स्वयं शब्द है। अब बात करें कुधन कर्म, यहाँ कर्म क्या है? मूल शब्द है, और कु क्या है? यहाँ पर उपसर्ग है। कुचाल, चाल क्या है? मूल शब्द है, और कु क्या है? उपसर्ग है। तो कहाँ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों? तो कुशल में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपनिषद, प्रश्न नंबर 12 देखिए। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? तो ऑप्शन देखेंगे, औपनिषदिक, उपनिषदिक, औपनिषद, औपनिषदिक। तो कौन सा इसमें सही होगा? यदि आपको इक प्रत्यय आपको याद है दोस्तों, तो इक प्रत्यय जो है वो फर्स्ट अल्फाबेट की क्या करता है? वृद्धि करता है। फर्स्ट अल्फाबेट की क्या करता है? वृद्धि करता है। इसलिए हम कहते हैं नियमों को याद करिए, है ना? रटना नहीं है। शब्दों को कब तक रटोगे? अब अगर आपको याद होगा तो इक प्रत्यय क्या करता है? पहले शब्द की वर्ण की वृद्धि करता है। अब यहाँ ऊ है तो ऊ का वृद्धि रूप क्या होता है दोस्तों? औ होता है। क्या होता है? औ, औ होता है। तो केवल ये क्या करता है?
पहले वर्ण की वृद्धि करता है। तो यहाँ ऊ के स्थान पर क्या लगाना है, हमें औ लगाना है। तो अब औ के ऑप्शन देखिए कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर भी औ है, यहाँ पर भी औ है, और ये द जो ऑप्शन है इसमें भी औ है। तो औ का करेंगे, इक प्रत्यय लगने पर ऊ के स्थान पर औ हो जाएगा। अब इक लगते ही और मूल जो शब्द है दोस्तों वो जैसे कि तैसे लगेंगे। इक कहाँ लगेगा, द के ऊपर लगेगा, और इक में मात्रा कौन सी लगेगी, छोटी ई है तो छोटी ई लगेगी, और यहाँ पर लग जाएगा छोटी ई की मात्रा, और आप लगाएंगे क, तो रूप बनेगा औपनिषदिक। तो आपके जो ये द ऑप्शन है दोस्तों ये एकदम सही है। तो उपनिषद में कौन सा सही होगा दोस्तों, उपनिषद में एक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बना है, औपनिषदिक। यहाँ पर नी जो है वो छोटी होगी, दी जो है वो भी छोटी होगी, क्योंकि इक में छोटी ई की मात्रा लगेगी। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए दोस्तों, तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन अ 5, ब 3, स 4, द 6। तो कितने आपके होते हैं दोस्तों तद्धित प्रत्यय। तो दोस्तों तद्धित प्रत्यय आप लोगों को अगर पढ़ा है आप लोगों ने तो याद होना चाहिए कि तद्धित प्रत्यय कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, उनता बोधक तद्धित प्रत्यय। तो इस प्रकार से टोटल कितने हैं आपके पास, 6 प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय है। दोस्तों याद रखिएगा कृत प्रत्यय नहीं है, कृत प्रत्यय नहीं है। अ मारक, ब मानव, स लड़ाकू, द करणीय। अब दोस्तों ध्यान देंगे, कृत प्रत्यय जो है, कृत प्रत्यय किससे बनता है, तो कृत प्रत्यय क्रिया से बनता है। किससे बनता है, क्रिया से बनता है दोस्तों। तो जब आप क्रिया के साथ क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं दोस्तों, तब आपके वो क्या बनता है, कृत प्रत्यय बनता है। अब यहाँ पर जब भी आप देखेंगे तो आप मूल शब्द को अलग कर लीजिए, प्रत्यय को अलग कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्रिया है और कहाँ नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं मारक, तो किसको कहते हैं मारक, मारने वाले को। तो इसका मतलब यहाँ पर मार धन अक ना हटा देंगे, मार धन अक मारक बनेगा। इसका मतलब यहाँ कित प्रत्यय है, मानव। मानव किसे कहते हैं, मनु की संतान को। अब मनु क्या है, संज्ञा है दोस्तों। इसका मतलब यहाँ क्रिया शब्द नहीं है, ये संज्ञा से बना शब्द है मानव। और यहाँ पर आपके तद्धित प्रत्यय लगेगा, और तद्धित में भी कौन सा, संतानवाचक तद्धित प्रत्यय होगा। चलिए अगला देखिए लड़ाकू। स लड़ाकू में देखिए लड़ना क्या है दोस्तों, क्रिया है, और आकू प्रत्यय लगा है। तो लड़ने वाला क्या कहलाता है, लड़ाकू कहलाता है। इसका मतलब लड़ना क्रिया के साथ जुड़ा है, ये भी कित प्रत्यय है, करणीय। अब करणीय, करने योग्य, अर्थात करणीय में भी करण जो है ये क्या है, क्रियापद है। तो इसका मतलब ये तीनों जो है, मारक मारना और अक प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पर तीनों क्या है, क्रिया से बना है। लेकिन मानव जो है दोस्तों ये किससे बना है, आपके संज्ञा से बना है। इसका मतलब ये आपके तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 15 देखते दोस्तों, इनमें से तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। अब देखिए अगला प्रश्न आ ही गया है कि तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। अब तद्धित प्रत्यय का मतलब आप समझ चुके हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जब आप प्रत्यय जोड़ेंगे तब वह वो तद्धित प्रत्यय बनेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, अ बुराई, स ब सिलाई, स लड़ाई, और द कटाई। तो कौन से में तद्धित प्रत्यय है दोस्तों। यहाँ पर हमने आपको कहा जब भी आप करते हैं प्रत्यय अलग कर लीजिए और मूल शब्द को अलग कर लीजिए, पता चल जाएगा कि वह संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है। बुराई, तो बुरा धन आई, तो बुरा क्या है दोस्तों, विशेषण पद है। तो इसका मतलब पहला वाला जो है यही आपका तद्धित प्रत्यय है, विशेषण से बना है, इसका मतलब तद्धित से है। क्रिया से बनते कित में चले जाएंगे, केवल हमें क्रिया वाले शब्द हटाने हैं। सिलना, सिलना धन आई, तो सिल धन आई सिलाई बना, इसका मतलब ये क्रिया से बना है, कित प्रत्यय है। लड़ना धन आई लड़ाई, लड़ना क्या है, क्रिया है, इसका मतलब ये भी कित प्रत्यय है।
कटाई, काटना धन आई। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी क्या है, आपके क्रिया से बना हुआ है, इसका मतलब तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय से बना शब्द एक ही है, बुराई, ये विशेषण से प्रत्यय लगकर बना है, इसका मतलब तद्धित प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 16 पे जाइए दोस्तों फटाफट। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम देखना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। अ, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। ब, कोई कुछ भी कहे हमें क्या। स, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। द, वह स्वतः संभल गया। तो दोस्तों कौन से आपके ऑप्शन में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, फटाफट बताइएगा, सोचिएगा, विचार करिए कि संबंधवाचक। तो दोस्तों याद रखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वह सर्वनाम जो दो अलग अलग बातों के मध्य क्या स्थापित करे, संबंध स्थापित करे, उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात करें, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्वयं कर लूंगा, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। कौन सा है? निजवाचक। अगर अगली उस पे जाते हैं तो उस पे भी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। फिर बात करें, कोई कुछ भी कहे हमें क्या। तो यहाँ कोई कुछ भी, तो दोनों ही है आपके, किसके हैं? अनिश्चयवाचक। तो ब ऑप्शन आपके किसमें है? अनिश्चयवाचक। तो पहला आपका नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला आपका निजवाचक में है और दूसरा आपका किसमें है? अनिश्चयवाचक में है। आपका तीसरा देखिए, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, एक तो है देखता हूं और वही व्यस्त है। तो जिसे और वही दो आपके सर्वनाम लिए गए हैं, इसका मतलब संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो कौन सा है? जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा दोस्तों। द भी देख लीजिए, वह स्वतः संभल गया। दोस्तों यह स्वतः संभल गया मतलब यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम की बात की जा रही है, तो यह निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ देख लीजिए एक बार कौन कौन से ऑप्शन है। पुरुषवाचक सर्वनाम, ब निश्चयवाचक सर्वनाम, स अनिश्चयवाचक सर्वनाम, द निजवाचक सर्वनाम। तो कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों? तो देखिए वह मेरा घर है, तो यहाँ पर वह मेरा घर है क्या बता रहा है? किसी पुरुष की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम? नहीं, इसका मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। हाँ, किसी की कंफर्मेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका है वह मेरा घर है, निश्चित कर रहे हैं, इसका मतलब वह का प्रयोग किसमें है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। यहाँ पे अगर कोई कुछ होता तब हम अनिश्चयवाचक लगाते। निजवाचक स्वयं के लिए बात नहीं कर रहा है दोस्तों वाक्य में, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम सही होगा। प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए, कौन सा विकारी है? अब विकारी शब्द आपको देखना है। विकारी है, ऑप्शन देखेंगे, अ क्रिया विशेषण, ब विशेषण, स संबंध बोधक, द समुच्चय बोधक। तो कौन सा विकारी है? तो दोस्तों विकारी के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो विकारी शब्द आपके चार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो यहाँ पर आपके कौन सा है? विशेषण है। अगर बात करें कि मैम यहाँ पे क्रिया विशेषण भी तो है, तो ये भी तो हो सकता है दोस्तों। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम्या बोधक, ये चार आपकी अविकारी है। कौन से हैं? अविकारी। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम्य बोधक, ये चार आपके अविकारी शब्द है। यदि हम विकारी की बात करते हैं तो ये भी चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार आपके विकारी शब्द हैं।
प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? अब यहाँ पर आपको देखना है संज्ञा से बना हुआ। जी, अब ऑप्शन देख लीजिए। संज्ञा से बना हुआ विशेषण चाहिए हमें। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, विशेषण जब भी बनाएंगे तो वहां पर प्रत्यय लगाते हैं। अब कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन देखें। अ मानवीय, ब नाटकीय, स स्वकीय, द वित्तीय। तो संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है? देखो यहाँ पर प्रत्यय हटाते जाओ और आप शब्द को बनाते जाओ। मानवीय, मानव धन ईय, तो मानव क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। नाटकीय, नाटक धन ईय, तो नाटक भी क्या है? संज्ञा है। स्वधन कीय, स्वधन कीय, स्व क्या है दोस्तों? यहाँ सर्वनाम है, उपसर्ग है ना। अब बात करें वित्तीय, तो यहाँ वित्त जो है दोस्तों, वित्त धन ईय, वित्त भी क्या है? आपके संज्ञा है। तो संज्ञा से विशेषण जो है, अ आपका संज्ञा से विशेषण है, नाटकीय भी संज्ञा से विशेषण है, वित्तीय भी आपके संज्ञा से विशेषण बना है। आपका कौन सा नहीं है? स्वकीय, स्वकीय जो है वह आपके संज्ञा से विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 20 देखिए। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया है में कौन सा विशेषण है? विशेषण के देख लेंगे ऑप्शन। अ निश्चयवाचक परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक, ब अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक, स सार्वनामिक विशेषण है, द गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर राम बाजार से 4 किलो आटा लाया है। आटा आपके संज्ञा है। क्या लाया है? कितना लाया है? 4 किलो। आटा कितना लाया है? 4 किलो। तो दोस्तों ये 4 किलो आपका विशेषण शब्द है। अब कौन सा विशेषण है? तो अब देख लेंगे विशेषण। अब यहाँ पर नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, तो जहां पर माप तोल आ जाए वहां पर कौन सा होगा? परिमाण होगा। क्या होगा? परिमाण होगा। अब परिमाण में दो है, देखिए दोस्तों, है ना, दो है। अब दो में एक तो है निश्चयवाचक और एक है अनिश्चयवाचक। तो 4 किलो क्या है? निश्चित मापतोल है, इसका मतलब आपका कौन सा होगा? निश्चयवाचक परिमाण। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, ये कौन सा विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चलिए दोस्तों, आज आपके टॉप यहीं तक ही थे। अगली क्लास में हम मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों।